हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। जैसे कि मैंने बताया, फॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है, दो क्या तीन तरह का बताया था। एक तो होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बताया था कि किसी मॉलिक्यूल से कोई मॉलिक्यूल अगर फॉस्फेट ग्रुप किसी अदर मॉलिक्यूल को दे रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन आपने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देखा था, जो क्लोरोप्लास्ट में हुआ था, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन थी, थाइलाकॉइड में होने वाला जो फॉस्फोराइलेशन था वो फोटोफॉस्फोराइलेशन था। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो है जो फॉस्फोराइलेशन होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेनस है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस है, लेकिन थाइलाकॉइड सिंगल मेम्ब्रेनस है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। तो मित्रों देखिए, डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन मैंने ये दिखाई है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कोई रोल नहीं होता आउटर मेम्ब्रेन का, तो केवल मैंने एक सिंगल लाइन से ही दिखा दी है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस जो मौजूद होंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए वो मित्रों इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे। दो मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस होगा उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन के फिर अंदर चले जाएं तो मैट्रिक्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है मित्रों, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, मैंने पहले भी बताए थे कि आपको जब दिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन सी चीजें जाएंगी, कौन कौन सी चीजें बाहर आ सकती हैं, उस दौरान आपको कॉम्प्लेक्सेस बताए थे। तो वहां 5 कॉम्प्लेक्सेस बताए थे, ठीक है ना। लेकिन आप कहोगे गुरुजी यहां तो 3 ही है। मित्रों उसका कारण है, 3 इसलिए है, कॉम्प्लेक्स 1 ये है, कॉम्प्लेक्स 3 ये है, कॉम्प्लेक्स 4 ये है। एक कॉम्प्लेक्स 2 नहीं है यहां पर, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 भी होता है जो खुद सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम खुद होता है। और कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दे देता है विदाउट प्रोटॉन पंपिंग। वो प्रोटॉन की कोई पंपिंग नहीं करेगा मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। बाकी ये सब करेंगे प्रोटॉन की पंपिंग, ठीक है ना। एक 5th कॉम्प्लेक्स जो था वो ये था FOF1, जो कि प्रोटॉन की को भेजेगा मैट्रिक्स में, कहां से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो FOF1 के थ्रू वो प्रोटॉन निकलेगा, जाएगा मैट्रिक्स में। और जब प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, जब प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो तब हम देखेंगे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो वो तो जस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में था, तो उसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं था यहां कि आपको दिखाया जाए FOF1 कैसे काम करता है, वो कोई जरूरी नहीं था। इंपॉर्टेंट है ये 3 कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ये कॉम्प्लेक्स 2 बनाया नहीं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में केवल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोटॉन की पंपिंग नहीं कराएगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। बाकी ये तीनों कराएंगे। मित्रों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का इसमें देखेंगे हम, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो इलेक्ट्रॉन का होता है फ्लो, और फ्लो बोले तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। फ्लो का मतलब ही ये होता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। फ्लो कभी भी साइक्लिक नहीं होता है, फ्लो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ही क्यों करता है, उसका कारण है। उसका कारण तो ये है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सीधी सी बात है। दूसरा कारण मित्रों ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन की कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। और तीसरा कारण यह है कि हम देखेंगे इसमें कि
इन सब में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, सबसे ज्यादा। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन जाएगा किसको? ऑक्सीजन को जाएगा, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी और बना देगी पानी, वाटर में तब्दील हो जाएगी ऑक्सीजन। सारे के सारे जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके अंदर जो भी चीजें दिखा रही हैं, जो भी आगे होगा इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन द प्रीवियस वन, ये समझिए आप। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर आ जाते हैं मित्रों। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन की पंपिंग कराएंगे। कहां से कहां? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। और जब प्रोटॉन इकट्ठे होंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में तो यहां पर बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट तब एक फोर्स जनरेट करेगा और वो प्रोटॉन निकलने की कोशिश करेंगे और निकलेंगे भी FOF1 पार्टिकल के थ्रू, ठीक है ना। और जब वो निकलेंगे तब ATP का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमने ग्लाइकोलाइसिस में रिड्यूसिंग पावर्स बनवाई, हमने लिंक रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर्स बनवाई, हमने क्रेब्स साइकिल में रिड्यूसिंग पावर्स बनवाई, मतलब सेल ने बनवाई। अब सेल रिड्यूसिंग पावर्स का करेगा क्या भाई? जिन रिएक्शन के अंदर ATP डायरेक्ट बन गया वो तो काम आ जाएगा सेल के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन रिएक्शन में ATP ना बनकर रिड्यूसिंग पावर्स की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया गया था, अब उन रिड्यूसिंग पावर्स से भी एनर्जी निकालना जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बड़ी जरूरी है, ताकि जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं उनको यूज किया जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करके जब ट्रांसपोर्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो प्रोटॉन की पंपिंग होगी, और जब प्रोटॉन की पंपिंग होगी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, और वो ग्रेडियंट एक एनर्जी जनरेट करेगा जो प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में भेजेगी, और उस एनर्जी को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया उन रिड्यूसिंग पावर्स से ATP बनवा लेती है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे होता है। तो मित्रों कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NAD से इलेक्ट्रॉन लेगा, NADH से इलेक्ट्रॉन लेगा। NADH 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, NAD रिड्यूस होने के लिए NADH में, तो NADH 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। NADH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है NADH का स्टार्टिंग में? कॉम्प्लेक्स 1। तो NADH ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ऑक्सीडाइज हो गया NAD में, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को FMN ले लेता है। मित्रों जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये 1, 3, 4 मैंने सबके कोफैक्टर्स लिख दिए हैं उनके साथ। कॉम्प्लेक्स 1 के कोफैक्टर FMN आयरन सल्फर, इसके कोफैक्टर ये हैं। कॉम्प्लेक्स 4 के कोफैक्टर ये हैं, ठीक है, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गए FMN को, तो FMN ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा आयरन सल्फर प्रोटीन को। अब आयरन सल्फर जो मॉलिक्यूल है या प्रोटीन है उसको दे देगा। अब देखिए, अब आपसे अगर यह पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में से कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये है या ये है, तो ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके कंपैरिजन में। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके कंपैरिजन में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके कंपैरिजन में आगे के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, इनके कंपैरिजन में आगे वाला मॉलिक्यूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह से जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वापस उल्टा नहीं लौट पाता, और ट्रांसपोर्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है यूनिडायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शनल होने वाले ट्रांसपोर्ट को हम फ्लो बोलते हैं, साइक्लिक नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए मित्रों, आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन ठीक है जाएगा क्यूनोन साइकिल में। इस दौरान हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन, इस दौरान
जो कॉम्प्लेक्स 1 होगा वो 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर देता है। एक खास बात और मित्रों, कॉम्प्लेक्स 1 के इनहिबिटर भी मौजूद होता है। मतलब ऐसा कौन सी चीज है जो कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर सकती है? तो कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करने वाली चीज होती है, केमिकल है रोटेनॉन और पेरिसिडीन। रोटेनॉन और पेरिसिडीन कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करते हैं। इसलिए प्लांट ने एक दूसरा तरीका निकाला। इसलिए प्लांट के पास एक अल्टरनेटिव NADH ऑक्सीडेज भी होता है, टाइप 2 अल्टरनेट NADPH, NADPH डिहाइड्रोजनेज। मतलब प्लांट के पास, क्योंकि रोटेनॉन और पेरिसिडीन जो हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करते हैं, बट प्लांट के केस में भी करेंगे वो, क्योंकि तो प्लांट ने समाधान निकाला कि यार एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि रोटेनॉन और पेरिसिडीन अगर आ जाएं तो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुके ना। बस बात ये है, नहीं है तो तब तो ठीक है, तब तो कॉम्प्लेक्स 1 से ही करा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे रोटेनॉन और पेरिसिडीन आ जाएं कहीं से एनवायरनमेंट में तो कॉम्प्लेक्स 1 तो रुक जाएगा। तो प्लांट सेल बैठी थोड़ी रहेगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब चलाएंगे ही नहीं। तो प्लांट के पास एक अलग से अल्टरनेट NADH NADPH डिहाइड्रोजनेज होता है, जिसको हम टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 2 अल्टरनेट NADPH डिहाइड्रोजनेज, ये ऐसा डिहाइड्रोजनेज होता है प्लांट के पास जो NADH से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और NADPH से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब ये डिहाइड्रोजनेज NADH का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, NADPH का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। फिर कहोगे कि गुरुजी जब ऐसी बात है तो प्लांट सीधा इसी को क्यों नहीं यूज कर लेता पहले, जो कॉम्प्लेक्स 1 को करता है? तो मित्रों एक इसमें कमी भी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है अल्टरनेटिव टाइप 2 अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, तो ये प्रोटॉन की कोई पंपिंग नहीं करता। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रोटॉन की पंपिंग ही नहीं की, ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चला दी, लेकिन फॉस्फोराइलेशन में तो कोई रोल ही नहीं हुआ उसका। मतलब प्रोटॉन की पंपिंग नहीं हुई तो ATP फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं हुआ उसका, टाइप 2 अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का। इसलिए इसको ऑप्शन के तौर पे रखा जाता है, तब लिया जाता है यूज में जब अगर एनवायरनमेंट में प्लांट सेल को मिल जाए रोटेनॉन और पेरिसिडीन, मतलब इनहिबिटर्स अगर मिल जाए कॉम्प्लेक्स 1 के, तब प्लांट सेल दूसरे ऑप्शन पर आती है कि चलो यार इसको यूज में ले लो, कम से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो नहीं रुकेगी, ये नहीं करेगा तो कम से कम और तो करेंगे प्रोटॉन की पंपिंग। बात समझ में आई? इसलिए चलिए, तो मित्रों आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्यूनॉन को, और क्यूनॉन को जाने के बाद फिर कॉम्प्लेक्स 3 से क्यूनॉन साइकिल चलती है। बिल्कुल वैसे ही साइकिल चलती है क्यूनॉन साइकिल जैसे कि आपने फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा था जब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में चली थी। बिल्कुल वैसे ही चलती है क्यूनॉन साइकिल कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आप यह भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 3 एनालॉगस है किसका? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का। जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स था वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में था। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है। तो कॉम्प्लेक्स 3 माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो एनालॉजी रखता है विद द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बोलेंगे। और एनालॉजी का मतलब होता है मित्रों जब दो चीजों में फंक्शनल सिमिलैरिटी हो। अगर दो चीजों के अंदर फंक्शनल सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चरल ना होकर फंक्शनल सिमिलैरिटी हो अगर दो चीजों के बीच में, तो वो एनालॉगस बोली जाती है और होमोलॉगस बोली जाती है। अगर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हो तो होमोलॉगस टर्म यूज करते हैं और फंक्शनल हो तो एनालॉगस। तो टाइप 3 जो है कॉम्प्लेक्स वो एनालॉजी रखता है विद द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक, इलेक्ट्रॉन आ जाता है जी,
तो क्यूनॉन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर मित्रों क्यूनॉल बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए क्यूनॉल बना दिया। अब क्यूनॉल बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम H मॉलिक्यूल को, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता आयरन सल्फर इसके प्रोटीन को, 1 इलेक्ट्रॉन घूम फिरकर क्यूनॉन को आ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है आगे। बिल्कुल जस्ट वैसे ही जाता है जैसे कि आपने फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान देखा था जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हुआ था। ठीक है मित्रों, यहां से जब क्यूनॉन साइकिल को मतलब क्यूनॉन साइकिल में भी इलेक्ट्रॉन जाता है या क्यूनॉन को जाता है, तब भी हम देखेंगे मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन की पंपिंग होती है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। और जब क्यूनॉन साइकिल चलती है थ्रू कॉम्प्लेक्स 3, तब हम देखेंगे 4 प्रोटॉन की पंपिंग होगी फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहां पर भी कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू भी 4 प्रोटॉन की पंपिंग होती है। तो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू 4 प्रोटॉन की पंपिंग हुई, या मैं ये बोल दूं ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो 4 प्रोटॉन पंप्ड होते हैं। ठीक है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ ए पेयर ऑफ प्रोटॉन पंप होते हैं। वो बात घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे भी आपसे पूछ सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ तो कॉम्प्लेक्स 1 ने 4 प्रोटॉन की पंपिंग की। ठीक है, कि 4 प्रोटॉन पंप्ड ड्यूरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये बोल देगा। ठीक है ना, 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन पंप्ड व्हेन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से थोड़ा याद रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के साथ 4 प्रोटॉन की पंपिंग हुई कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू 4 प्रोटॉन की पंपिंग हुई कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए तब। यहां पर 2 प्रोटॉन पंप होते हैं जब क्यूनॉन का ये मामला चलता है विदाउट कॉम्प्लेक्स 3, 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। यहां से मित्रों आयरन सल्फर इसके प्रोटीन से अब इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम जो सी है ना मित्रों, वो बड़ी ही मोर कंजर्वेटिव प्रोटीन है। साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि खामाखा साइटोक्रोम सी के अंदर चेंज नहीं होता। आप साइटोक्रोम सी प्लांट का देख लो या किसी और एनिमल का देख लो, तो आपको ये प्रोटीन ऐसी मिलेगी जो कम से कम चेंज मिलेगा आपको इस प्रोटीन के अंदर, मतलब मोर कंजर्वेटिव है। और ऐसी चीजें जो मोर कंजर्वेटिव होती हैं उनका यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के अंदर, फाइलोजेनी स्टैब्लिशमेंट में। ठीक है ना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखने के लिए उनका यूज किया जाता है जो मॉलिक्यूल्स मोर कंजर्वेटिव हो, जो चीजें मोर कंजर्वेटिव हो। ठीक है ना, उनका। तो ठीक है मित्रों, आयरन सल्फर इसके प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम सी को, साइटोक्रोम सी से फिर इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के द्वारा। कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये कॉम्प्लेक्स 4 के कोफैक्टर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन लेकर फाइनली ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। और ऑक्सीजन हम देखेंगे फिर रिड्यूस होकर वाटर बना देती है, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के। और इसके दौरान हम देखेंगे मित्रों कॉम्प्लेक्स जो 4 है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन की पंपिंग करवाएगा। कहां से कहां? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में केवल 2 प्रोटॉन की पंपिंग होती है। तो एक बार मैं प्रोटॉन की पंपिंग को लेकर दोबारा बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स 1 से जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ तो 4 प्रोटॉन की पंपिंग हुई। कॉम्प्लेक्स 3 से जब 1 पेयर बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ तब 4 प्रोटॉन की पंपिंग हुई। कॉम्प्लेक्स 4 से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो इससे 2 प्रोटॉन की पंपिंग होती है ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 3 को छोड़कर और कॉम्प्लेक्स 1 या बोल दीजिए कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में जो क्यूनॉन साइकिल है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है तब 2 प्रोटॉन की पंपिंग होती है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गया मित्रों। अब इनके इनहिबिटर्स के बता देते हैं। इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉम्प्लेक्स 1 के इनहिबिटर कौन से हैं मित्रों। कॉम्प्लेक्स 3 का भी इनहिबिटर होता है।
कॉम्प्लेक्स 3 का इनहिबिटर होता है एंटीमाइसिन ए। ये एंटीमाइसिन ए है, ये इनहिबिट करती है कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करने वाली जो केमिकल हैं वो होता है साइनाइड, अजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए प्लांट के पास एक और अल्टरनेटिव होता है कि अगर एनवायरनमेंट में ये चीजें आ जाएं तो प्लांट सेल को दिक्कत ना हो। तो प्लांट कंटेन साइनाइड रेजिस्टेंट या इनसेंसिटिव, हम ये बोलेंगे प्लांट कंटेन साइनाइड इनसेंसिटिव अल्टरनेट ऑक्सीडेज। अल्टरनेट ऑक्सीडेज और होता है प्लांट के पास जो साइनाइड इनसेंसिटिव होता है, साइनाइड जिसको हार्म नहीं कर सकता। तो मित्रों ये था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान 3 चीजें हुई। पहली, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हमने देखा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी चीज, प्रोटॉन की पंपिंग होती है और प्रोटॉन की पंपिंग से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। कहां पर? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। और तीसरी चीज यह है कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है तब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके सेल बनवाती है एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है फिर। तो मित्रों आपने देखा किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया ने रिड्यूसिंग पावर्स को यूज करके थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया। तो यह था मित्रों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मित्रों डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार ना कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या फर्क है, तो डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए। मेन तो यही है कि भैया फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो लाइट की वजह से है और ये ऑक्सीजन की वजह से है। वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। बाकी कुछ बारीक जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको याद होना चाहिए अगर डिफरेंसेस की बात आ जाए तो, ठीक है ना मित्रों। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो प्रोटॉन की पंपिंग भी कराते हैं। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो करा रहा है लेकिन प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करा रहा, तो मित्रों आंसर होना चाहिए आपका कॉम्प्लेक्स 2। और कॉम्प्लेक्स 2 होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। मैं 2-3 बार इसको बता चुका हूं आपको। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो कराता है और इलेक्ट्रॉन किससे लेता है? FADH2 से, और भेज देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन प्रोटॉन की पंपिंग नहीं कराता, ठीक है ना। तो मित्रों ये था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीजें समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ले सकूं, ठीक है मित्रों। फिर देखते हैं आगे, अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और बताएंगे, इनकी थोड़ा वर्किंग पर हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेज की वर्किंग पर, और एक साइनाइड रेजिस्टेंट जो है या साइनाइड इनसेंसिटिव जो है इसकी वर्किंग पर थोड़ा सा एक लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद मित्रों, ठीक है ना। तो मित्रों उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। नहीं आया, जो चीजें नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर दें, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।